Hello friends, welcome to Future Cop IS. Friends, this video is available in Hindi as well as English. So if you want to watch this video in English, you just have to skip this video 5, 10 और 15 मिनट। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की डिस्कशन होगी हमारी 26 नवंबर 2020 और आज का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमने 25 नवंबर 2020 वाला इनसाइट वाला उठाया हुआ है, बिकॉज 26 वाला अभी आया नहीं है। तो इनसाइट के जो सिक्योर के क्वेश्चन है वो थोड़े लेट आ रहे हैं शाम के टाइम में, तो हम ऐसा किया करेंगे कि लास्ट डे वाला कवर कर लिया करेंगे, उससे हमारी वीडियो जल्दी आ जाएगी। जैसे 12 बजे वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है, या 10 बजे वीडियो मिल जाएगी, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो वैसा हम किया करेंगे। उसके अलावा हम कुछ आंसर राइटिंग के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले, जैसे कि कितने क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए और कैसे मतलब उनको अप्रोच करना चाहिए। तो कैसे अप्रोच करना चाहिए वो तो हम देख रहे हैं, बट कितने क्वेश्चन लिखने चाहिए वो यहाँ पे मुद्दा आता है, और आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि जो ट्रेडिशनल सेंस के अंदर में काम किया जाता है, जैसे मान लो इनसाइट के ऊपर में 6 से 7 क्वेश्चन है डेली के, 6 से 7 क्वेश्चन को लिखने के लिए जो नए नए एस्पिरेंट है उनके पास तो मटेरियल भी नहीं होगा, तो उनको तो मटेरियल सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, उस काम के लिए लग रहे हैं आपको। फिर आपने एडिटोरियल कवर करना है, प्लस आपने करंट अफेयर कवर करना है, तो ये आप 5 घंटे लगा लो, मतलब आप 5 घंटे की मजदूरी कर रहे हो इस काम के लिए। और ये आपका इसमें से मतलब आप मान सकते हो कि 70 to 80% टाइम आपका वेस्ट जा रहा है, बिकॉज इसमें कोई टारगेटिंग नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मल स्ट्रेटजी आपने देखी होगी जिसके अंदर में बोला जाता है कि हाँ इनसाइट के क्वेश्चन कवर कर लो, कॉपीज़ के अंदर में लिख लो उनको, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो एक गधा मजदूरी होती है। आपने क्वेश्चन वगैरह लिखे और एक कॉपी के ऊपर बना के पूरे रख लिए। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, आप बोलेंगे इनसाइट के पूरे क्वेश्चन उठा लिए, और वो किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेटजी नहीं है एक्चुअल में, उसमें आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। आपने जॉम्बी की तरह कहीं से कॉपी किया और आपने उनको उठा लिया। और इनसाइट का जो सिक्योर होता है उसके अंदर में उनके द्वारा जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बिजी रखने के लिए, उनको मज़दूरों की तरह काम करवाने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ फालतू के क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ उसी कंटेक्स्ट में 1-2 दिन के लिए रिलेवेंट हैं, वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के नहीं होते। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। ऐसा ना कि आप पूरा दिन भर टाइम वेस्ट करते रहो और सोचो कि आईएएस की तैयारी काफ़ी डिफिकल्ट है, पूरा दिन लगाना पड़ता है, और एक्चुअल के अंदर में आप फालतू के अंदर में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जैसे 5 घंटे यहाँ पे लगा दिया आपने, फिर दूसरे कामों के लिए कितना टाइम बचा, दूसरों कामों के लिए 5 घंटे लगाओगे तो 10 घंटे तो आपको ऐसे ही हो गए। उसके बाद में ऑप्शनल अगर आपने लगाना है तो 15 घंटे के ऊपर 14 घंटे 12 घंटे पे बात चली गई। तो एटलीस्ट आपका काम काफ़ी एफिशिएंसी के साथ में 7-8 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो और दूसरे काम करने हैं वो करो, अदरवाइज़ आप एक ही काम करते रह जाओगे। तो इसके लिए आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट आंसर राइटिंग आपकी टारगेटेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे आप मान लो अगर आपने 2 मंथ तक इनसाइट को कम्प्लीटली रिलीजियसली फॉलो भी किया, तो भी ऐसा नहीं कि आपका कोई टॉपिक कवर हो रहा है उससे, वो वहाँ पे रैंडम तरीके से टॉपिक है, उनको जॉम्बी की तरह कवर करते रहो। लेकिन 2 मंथ आपने डिसाइड किया कि हाँ 1 मंथ के अंदर मैं प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी इथिक्स की, दूसरे मंथ प्रैक्टिस की मैंने डिज़ास्टर की, तो आपने डिज़ास्टर के नोट सेपरेट रख लिए और जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की वो भी सेपरेट रख ली। उसके बाद इथिक्स के नोट्स और इथिक्स की आंसर राइटिंग। आप ये आंसर राइटिंग तभी करोगे जब ये वाले सब सिलेबस कवर कर लोगे, तो इसको कहते हैं टारगेटेड स्पेसिफिक। अब आपको पता है कि इथिक्स पेपर 4 में आता है तो 250 मार्क्स का है, और आपने 250 मार्क्स में से मान लो 120 मार्क्स के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कर ली है, केस स्टडी आपकी 130 मार्क्स की रह चुकी है। तो आपको एग्जैक्टली पता है आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर में 120 में आपको ये पता होगा आपने कौन से टॉपिक की आंसर राइटिंग कर ली है। अब वैसे ही डिज़ास्टर के अंदर आपको पता लग गया कि हाँ अब मैंने डिज़ास्टर के अंदर में कुछ बेसिक चीज़ें और जो हमारा स्पेसिफिक डिज़ास्टर है उसके बारे में स्टडी कर ली है। तो आपको पता है पेपर 3 में डिज़ास्टर खत्म हो चुका है, तो आप डिज़ास्टर की फिर से आंसर राइटिंग नहीं लगोगे करने की, वही करते रहोगे। अदरवाइज़ इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी भी आंसर राइटिंग करोगे तो भी कम पड़ेंगे आपको। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, टारगेटेड होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसकी तैयारी आपके द्वारा की जा रही है। और करंट अफेयर के अंदर में भी टारगेटेड होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करो डेली के, बस उतने करो, बाकी एडिटोरियल करो। आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं उससे नॉलेज लेने के लिए नहीं बने हो कि आपको आता नहीं है तो नॉलेज लो, उससे और ज़्यादा करो, उसके लिए क्वेश्चन आंसर नहीं बने हो। तो अगर नॉलेज के लिए बनाने हैं आपने तो क्वेश्चन आंसर की कोई लिमिट नहीं है, वो पूरी जब तक आप जिंदा हो तब तक बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर, आप लेते रहो नॉलेज। बट यूपीएससी का पैटर्न होता है, तभी सिलेबस दिया होता है यूपीएससी ने, वो ऐसा नहीं बोलता कि कुछ भी पूछ लेंगे, वो पागल नहीं है वो। और उसके अंदर में जो टॉपिक होते हैं उनके सब टॉपिक होते हैं और वो डिवाइडेड होते हैं। तो जब आप इस तरीके से जॉम्बी आंसर राइटिंग करते हो तो उसका मतलब है आप एक टॉपिक को कई बार प्रिपेयर कर लेते हैं और कुछ टॉपिक उसमें छूट जाते हैं या उनके कुछ एस्पेक्ट कवर होते हैं, आपको एक्चुअल में पता नहीं होता। आप 4 महीने इनसाइट कर लो, उसके बाद आपसे पूछेंगे हाँ कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, तो आप बोलोगे हाँ कुछ यहाँ से किया कुछ वहाँ से किया। एग्जैक्टली आपको पता नहीं होगा आपने क्या कवर किया, क्या आपसे छूट गया। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या कवर किया क्या छूट गया, एग्जैक्टली पता होना चाहिए जो कवर किया वो कितने मार्क्स का है।
तभी आप आंसर राइटिंग आपकी सफल मानी जाएगी। और आंसर राइटिंग के लिए स्किल वगैरह डेवलप करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं होती कि आपने मतलब कुछ भी लग जाओ करने और उसको करते रहो। आपको आराम से काम करना है ताकि आपके पास में 7-8 घंटे आपने डेली के लगाए, उसके बाद फ्री टाइम है आपका, उसके बाद इंजॉय किया। अदरवाइज़ फिर मजदूरी की तरह लगोगे तो पूरा इतना ही टाइम निकल जाएगा, 15-16 घंटे पूरे तैयारी के अंदर ही निकल जाएंगे, और उसके बाद आप सोचोगे कितने ज़्यादा बिजी थे, बट एक्चुअल में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग के लिए इसको फॉलो करते रहो करंट अफेयर के लिए। और अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए, अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं देखूंगा मेंस के लिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ टारगेटेड पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर हम वैसा कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर पाते हैं जिसके अंदर में हम डेली आंसर राइटिंग स्पेसिफिक टारगेटेड टॉपिक के ऊपर, जैसे डिज़ास्टर, तो डिज़ास्टर में टॉपिक डिवाइड कर दिए, उसके बाद टारगेटेड कर करके हम 5-6 महीने के अंदर में मेंस का पूरा सिलेबस उसकी आंसर राइटिंग कर लें, तो वो मैं देखूंगा अगर मुझे टाइम लगता है तो उसके बारे में। तो मीन्स अगर आपको इस टाइप का कुछ प्रोग्राम वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हो, मतलब कितने लोगों को चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में, तो उस टाइप का हम देख लेंगे। करंट अफेयर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का मीन्स का भी कर लिया तो फिर आपको मीन्स की आंसर राइटिंग और उन टॉपिक के लिए आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, दोनों चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी और आप आराम से मीन्स की तैयारी हो जाएगी। 5 मंथ, हार्डली 5 मंथ लगाएंगे हम, उसके अंदर में हम कर लेंगे कवर, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेंगे, और बाकी प्रीलिम से पहले हमारा बन जाएगा। अगर मुझे टाइम लगा इसके बारे में तो मैं देखूँगा आगे इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 26 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैज़ टू बी एड्रेस्ड नॉट एज अ माइक्रो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बट एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सब ने पढ़ा होता है, जॉम्बी की तरह अगर आपने लिखना है इसको तो आपने क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, फिर बोलो क्या इसके कॉज होते हैं, फिर बोलो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हुए हैं, फिर बोलो क्या सॉल्यूशन है। उसको बोलते हैं जॉम्बी राइटिंग। वो एक्चुअल में आप क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर रहे, आप वो लिख रहे हो जो आपको आ रहा है। और अगर आपने इसका एग्जांपल देखना है तो आप जा सकते हो इनसाइट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, 26 नवंबर क्लिक करो इसके ऊपर में और आंसर पढ़ो। मैक्सिमम आंसर आपको ऐसे ही दिखेंगे जो कि इसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर मतलब अपनी मर्जी से लिखेंगे। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एड्रेस करना है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसको एग्जामाइन करना है, तो एक्चुअल के अंदर में आपको सेम चीज़ लिखनी है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। टॉपिक जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या कॉज होते हैं, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, लिखना यही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं आंसर राइटिंग। अदरवाइज़ लिखने को तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह के अंदर में, उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो तो कैसे भी लिख देते हैं, जैसे उनको दिखता है वैसे ही क्वेश्चन किसी भी तरीके से लिख दिया। बट एक्चुअल में जब आप IAS की तैयारी कर रहे हो या जर्नल लाइफ के अंदर में भी, जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब ये भी आ रहा है कि आपकी रियल लाइफ के अंदर में भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन होती है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कुछ जो आपको आता है वो करते रहोगे, वैसे ही उस केस के अंदर में भी वो चीज़ें करते रहोगे। तो स्पेसिफिक टारगेटेड एक्चुअल के अंदर में आंसर राइटिंग क्या होती है वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब आता है इसके अंदर में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है। जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जो भी हमारे एंटी कोई भी दवाई जो कि इनको किल करने के लिए बनाई गई है उससे उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। अब ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था साइंस की सीरीज़ के अंदर में। आपको सेम वही चीज़ें लिखनी है, बस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में लिखनी है। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से जो भी आपको आएगा वो नहीं लिख सकते, लिखनी वही चीज़ें हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं आंसर राइटिंग। तो इसके अंदर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वो हमारी एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं उनके खिलाफ में, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, इनके खिलाफ में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं। तो अब इन दवाइयों से उनको नहीं मारा जा सकता, और लगभग 7 लाख के करीब में हर साल लोग मारे जाते हैं इस चीज़ से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारी 20वीं सेंचुरी की अगर सबसे बड़ी इन्वेंशन की बात करते हैं तो वो थी एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया के लिए थी। यहाँ पे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, तो उसमें तो एंटीबायोटिक भी आ गई, एंटी वायरल भी आ गई, एंटी मलेरियल भी आ गई। तो अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या किसी प्रकार की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसके अंदर में ये एक तो बात ये आती है कि ये नेचुरल है। नेचुरल इन द सेंस कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है नेचुरल तरीके से रेजिस्टेंस हो जाता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप करंट वाली जो साइंस वाली सीरीज़ है उसको देख सकते हो, उसके अंदर में आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में, ये स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर के अंदर में, या फिर आप पुराने वाली साइंस की सीरीज़ है उसके अंदर में सेपरेट वीडियो के अंदर होगा, वो आप देख सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अभी ना इस साल ना आए, नेक्स्ट ईयर आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके अंदर में इसके कॉज आपको करना क्या एक्चुअल में,
कॉज को रिलेट करना है सोसाइटी से और फिर आपको सॉल्यूशन देने हैं उसी से रिलेटेड। तो इस टाइप से आप 3 हेडिंग बना के, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया आपको उसको बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब इसके कॉज, उनका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, वो हमें एड्रेस करना है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉज, इनएप्रोप्रिएट यूज़, जिसमें अंडर यूज़ या ओवर यूज़, आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे या कम यूज़ करोगे। ओवर यूज़ करोगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया 10 दिन के अंदर एक बार एक्सपोज हो रहा था, वो अब 10 दिन के अंदर 10 बार एक्सपोज हो रहा है। उसका मतलब ये हो रहा है कि इतने सारे बैक्टीरिया को आप एक्सपोज करोगे तो उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, मतलब उनमें रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा बार बार करोगे। जो जैसे बच्चा होता है उसको बार बार मारते हो वो हीट हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे ही ये डेवलप कर लेंगे। और अंडर यूज़ के अंदर में तो उसको उतनी पावर की एंटीबायोटिक ही नहीं मिलेगी, तो फिर प्रॉब्लम ही है। और इसमें इशू क्या आता है, इशू आता है पॉवर्टी का। अगर आपके पास में पॉवर्टी है तो आप क्या करोगे, आपको टीवी हुआ है, आपको बोला 6 मंथ दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन आप अंडर यूज़ करोगे, आप क्या करोगे, आप 5 मंथ ही लोगे। या आपने क्या किया, गरीबी के कारण 4 मंथ आपने दवाई ली अच्छी वाली क्वालिटी वाली, उसके बाद आपने सोचा कि थोड़े पैसे, कम पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, तो मैं आगे वाले 2 मंथ जो है थोड़े मतलब घटिया तरीके वाली दवाई ले लेता हूँ। बिकॉज एक ही दवाई, कुछ मतलब सेम तरीके की दवाई 500 की भी मिल सकती है, 100 की भी, 200 की भी, और 20 रुपये की भी। इस टाइप का काम होता है इसमें फार्मास्यूटिकल्स में। तो इलिटरेसी होने के कारण भी और लैक ऑफ अवेयरनेस होने के कारण भी इस टाइप का काम किया जाता है। सॉल्यूशन क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडिया के पास है, जिसका मेन पिलर है अवेयरनेस क्रिएट करना अपने सब लोगों के अंदर में। उसके अलावा रेड लाइन कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंदर में हमारी कुछ शेड्यूल्ड ड्रग्स जो कि मतलब एंटीबायोटिक, पावरफुल एंटीबायोटिक्स हैं, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाएगा। उनके ऊपर रेड लाइन लगाई हुई है, इस टाइप की दवाई होगी, इस टाइप से रेड लाइन लगाई होगी उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है सेकंड कॉज, लैक ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन ना होने के कारण आप बिना क्वालिटी की मेडिसिन यूज़ करोगे। बैक्टीरिया को मरने के लिए 100 की पावर चाहिए थी, आप लैक ऑफ क्वालिटी वाली मेडिसिन 80 की यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया मरेंगे, कुछ बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, और जो नहीं मरेंगे वो पास ऑन करेंगे अपनी जीन नेक्स्ट जनरेशन को एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए। और इसका कारण क्या आता है, एक तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कमज़ोर है। सोसाइटी के साथ कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी में पुअर अवेयरनेस है, इसीलिए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म कमज़ोर होना, आप दवाइयों के कारण मर रहे हो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये कभी इलेक्शन के मुद्दे नहीं बनते। प्लस पुअर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, आपने दवाई ली, आप लैक ऑफ क्वालिटी का कारण आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ, उसके बाद आप कोर्ट के केस चलाओगे, उसके लिए 10 साल लगेंगे आपको कोर्ट के केस के लिए। तो इसमें कोई भी मतलब सोसाइटी इस तरीके से हमने रखा हुआ है इसको कि एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं बोलती हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट को, तो ये कारण। उसके अलावा सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन होगा आयुष, अल्टरनेटिव मेडिसिन। आयुष के अंदर में आप क्या करोगे, इस केस में तो आपको मतलब कोई भी बीमारी वगैरह हो रही है, जुकाम, खांसी, बुखार, तो आप यूज़ कर ले रहे हो एंटी माइक्रोबियल। आयुष के अंदर में ऐसा नहीं होता। आयुष के अंदर में ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है, उसके बाद में फूड के ऊपर फोकस करो, मेंटल सेटअप के ऊपर, एक मॉरल लाइफ जीने के लिए आप उसके ऊपर फोकस करो, नेचर के साथ में ज़्यादा कांटेक्ट बनाओ आप। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। जहाँ पे एंटीबायोटिक पिक्चर में नहीं आता, वहाँ पे आपको बोलेंगे हल्दी, तुलसी, इनका यूज़ करो। तो इनसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो रही, तो इसका यूज़ किया जाएगा। गाइडलाइंस दी जाएँ डॉक्टर को, फार्मासिस्ट को। उसके अलावा नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर में नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क इसके अंदर में आता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, मतलब वो इसको देख रहा है, मतलब हमारे द्वारा एक्चुअल के अंदर में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट को पता नहीं है कि सोशल कंस्ट्रक्ट में करना चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है उसको, बस हमें एक्सप्लेन करना है। ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ थोड़ी ना होती, गवर्नमेंट कर रही होती है उसको, बस उसको और थोड़ा स्पीड अप करना होता है। थर्ड आता है इसमें पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। सीवेज एफिलेंट फार्मास्यूटिकल्स और हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वगैरह से जो सीवेज निकलता है वो सब काफ़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ से जो सीवेज निकलेगा उसके अंदर में एंटीबायोटिक भी होंगे, उसके अंदर एंटीबायोटिक हैं। जब एंटीबायोटिक कॉन्टैक्ट में आएंगे हमारे बैक्टीरिया से तो वो प्रॉब्लम कॉज करेंगे। फिर आता है सोशल के अंदर में क्लीन एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करके रखना है। क्लीन एनवायरनमेंट ना मेंटेन होने के कारण, गुड सैनिटेशन ना मेंटेन होने के कारण क्या किया जाता है, ये जो इन्फेक्शन है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हैंड को सैनिटाइज करना है, तो वो सोशल तरीके से आ रहा है। जैसे इंडिया के अंदर में 2014 से पहले लगभग 50% से भी कम हाउस होल्ड्स के अंदर में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन थी, अब हमारी ऑलमोस्ट 100% है। तो वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपने टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना है, हाइजीन के अंदर आ रहा था वो। तो उसके लिए हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर एक तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, दूसरा उसका कंपोनेंट आता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा क्लीन गंगा या हमारी कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, इन सब रिवर को क्लीन करना, वो भी इसके अंदर में आता है।
फोर्थ आता है इसमें कॉज आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रैम्पेंट स्केल के ऊपर यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। जैसे मान लो एक मुर्गी आपकी बीमार है, तो आपको एक्चुअल में आइडेंटिफाई ना करना हो कौन सी मुर्गी बीमार है, क्या हुआ है, हर मुर्गी तो आप देख नहीं सकते, तो आप यूज़ करोगे रैम्पेंट स्केल के ऊपर, उसको सबके ऊपर एंटीबायोटिक का यूज़ कर लोगे ताकि किसी को भी बीमारी ना हो, और उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। और उसके लिए हमारा सोसाइटी कैसे जिम्मेदार है? एक तो फूड की काफ़ी आवश्यकता है। फूड के लिए हमें डिफरेंट रिसोर्सेज, चिकन, डेयरी, फिश, इनकी पॉपुलेशन की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है और ज़्यादा इंक्रीज़ करो और इंक्रीज़ करो और इंक्रीज़ करो। जब और इंक्रीज़ करने के लिए बोलते रहोगे तो फिर यूज़ करेंगे ये ऐसी फालतू की चीज़ें, तो हम उनके अंदर में एंटीबायोटिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसको हमें सोसाइटल लेवल पे चेक करना है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, एक्सेसिव यूज़ को कम करो। जैसे गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर में लाइव स्टॉक जो हैं उनके ऊपर कॉलिस्टीन एक एंटीबायोटिक होती है, उसको बंद कर दिया कि उसका यूज़ मत करो, उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। उसके अलावा एक कंसेप्ट है WHO के द्वारा जो प्रमोट किया गया है, उसका नाम है वन हेल्थ कंसेप्ट। इसका मतलब है कि एक इंटरकोनेक्शन है पीपल के बीच, एनिमल, प्लांट, इन सब के बीच। तो जब आपने हेल्थ को देखना है तो आप सिर्फ एक हेल्थ देखो सब लोगों की। जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जूनोटिक है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर आया, तो आपको एनिमल को भी केयर करना पड़ेगा, बिकॉज 50 to 60% हमारे जो इन्फेक्शन है वो जूनोटिक कैटेगरी से आते हैं, जो ह्यूमन के अंदर होते हैं, मतलब वो एनिमल से आ रहे हैं। तो एनिमल हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को सिर्फ ह्यूमन हेल्थ नहीं देख सकते आप, आपको उसको एनिमल हेल्थ में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये था इसका, आपको सोशल कंस्ट्रक्ट बताना है और उसके सॉल्यूशन बताने हैं, और फिर बता दोगे स्प्रेड जो है वो डीपली इनग्रेन्ड है सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग के, इसीलिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव की आवश्यकता है। So now we shall start our discussion in English. So first of all, let us see our question. So the today's question for 26th November 2020. Earlier we were discussing about how to approach answer writing. So what you should do, either whether you should write 7 question or 6 question which are available on Insight platform or not. So I was telling that you need not have to write all the 6 question or 7 question that are available in Insight platform, because many of the question which are available at that platform are repeated, or they are not useful for UPSC. Means they are useful to collect knowledge, they are giving you aspect of particular topic, but they are not covering a holistic topic. So if you are writing answer from there for 6-7 month or 2-3 month, you already have written, you have arranged those answer according to paper 1 2 3, but actually if someone comes to you and they ask you what is your strategy for preparing for means, and how much have you prepared, in which area are you weak, so how will you answer that question? Because you haven't devised those question in a particular sequence or specific targets. For example, if I ask you how many question have you attempted on disaster, and how much portion these question are covering of your disaster topic, are you prepared for your disaster topic? So you will not be knowing about this, because actually you have not strategized your preparation according to specific targets. So that's why what we have to do, answer writing should be restricted, the current answer writing should be restricted to develop answer writing skill, not to gain knowledge. To gain knowledge, for example, UPSC has various headings and subheadings under their syllabus, so they have mentioned in modern history, art and culture. So your preparation or answer writing should be according to particular step. You should study that particular area, for example modern history, then you should write answer on that particular topic only. You write on that particular topic only, then you assess yourself that whether you are weak in that topic or strong, what is your strong topic, what is your weak topic, these things you have to understand. Then only you move to next topic, then understand next topic. In this way you will be knowing actually there are 10 parts in our UPSC main syllabus, and out of those 10 parts, 7 are my strong areas, 3 are my weak areas. So if I have to invest, actually I have to invest in particular area, so I will identify a particular area which I am weak in, and then I will strategize my preparation according to that. So this is the strategy that you should follow. So for this strategy, for current affair questions, to develop a answer writing skill, we are discussing questions on daily basis. You have to follow them. If you are able to write answers of these questions, then it is okay, but if you are, even if you are not able to write these questions in the starting, so there is no need to panic. You can watch these video for 1 or 2 months, then you can start your answer writing. Means there is no issue, because every question that we are discussing is new and you don't know about that topic. So it is obvious that you will panic when we are discussing, or you may think that these questions are so out of the box kind of questions. So that is not the case. You just have to be patient and wait for 1 or 2 months if you are not able to write right now.
answer of these question. And other than this, follow these questions. Other than this, we may start a particular program for targeted delivery. For example, for ethics disaster, we may start that. If I got time, we may start that initiative also. But before that, this initiative is must for you. So first, if you are able to write here, that is not okay. If you are not able to write right now, then you can wait for 1 or 2 months. After that, you can start your writing. And if you are lazy or procrastinating, not much that enthusiastic, so in starting, just read the question and try to frame the answer in introduction, body, conclusion in your head. So try to frame in that way, then see the answer. That can also work for 1 or 2 months. So you can do that, but be regular in these question answer writing sessions. That will be helpful for you. So that was the life gyan that I was giving, and now we shall discuss our question for 26 November 2020. So the question is, AMR has to be addressed not as a microbiological problem but as a social construct. So question is asking you to relate the microbiological aspect of antimicrobial resistance with the social construct. So what it is asking you to give cause, then relate those cause to society, then give solution related to that. This is the crux of answer. If you just write one thing and you are not relating that thing to other thing, then it is you are not writing actually what has been demanded from you in this question. So you have to write in that context. You have to correlate various topics, then only you will be able to write. So first we shall define what is antimicrobial resistance. So what is it? It is the ability of microorganism include bacteria, virus, some parasite, to stop antimicrobial action on them. So they develop resistance toward antimicrobial drugs that you are giving them. And globally, 7 lakh people have been exposed and die with antimicrobial resistance on yearly basis, and the number may reach 10 million by 2050. Now we have to identify the cause and relate those cause with social aspect, then give solution. So first cause is inappropriate use, which include under and overuse. So in inappropriate use, how is society is responsible? Poverty. If you are a poor person, you won't be having enough money for your treatment. For example, you are suffering from TB, which is caused by bacteria. So you have a treatment of 6 months, but you are not able to manage your finance for 6 months, and you underuse. You leave your treatment after 5 because you already have suppressed the infection inside you. But actually, the complete cure or complete removal of the bacteria will take time. It takes 6 months. But in 5 months, you are leaving your course for your TB. So that is disastrous. Your bacteria inside your body may develop antimicrobial resistance. And illiteracy. So people don't know, people are not much aware, lack of awareness. So people try to, if they are not aware, they will try to leave their course in between. That is a one point. So solution could be National Action Plan for Antimicrobial Resistance. India has National Action Plan for Antimicrobial Resistance, which has a main pillar, which says that we have to aware people. We have to aware people that so that they don't leave their course in between. So they have to complete their course. And we also have Red Line campaign. Under Red Line campaign, we create red line. Here we have a piece of medicine. We try to create a red line. If you have seen that under scheduled drug or drugs which are at a higher pedestal when we talk about antimicrobial resistance, more powerful variety of antibiotics, we try to create red lines to identify those drugs so that these drugs are not available without prescriptions. You go to a pharmaceutical store, they will not give you without prescription. They will see that first of all if you have some prescription from your doctor. So this red line is to make people aware about it and held the pharmacist accountable. Okay, so this was first step. You have to relate these concept. Then next cause is lack of quality medicine. If you don't have quality medicine, then you may be the bacteria may require antibiotic of 100 power, but you are giving that bacteria 80 power. Okay, so the bacteria will not die. Some bacteria may die which are poor in their health, but most of the bacteria will not die because you are not giving them enough powerful antibiotic to kill them. So quality, if there is no quality medicine, it will also perpetuate the antimicrobial resistance. So it is because of lack of regulatory mechanism, and lack of regulatory mechanism is enforced by poor
poor civil society awareness about the thing. And if there is poor civil society awareness, so it will not become an election issue, that they will say that you have to regulate antibiotics. This does not become election issue. So if it is not election issue, government will not take action, because it is not a some difficult task which you cannot do. It is very easy. You can increase the number of health professional. It is not like thinking that you can double your GDP in 2 days or 4 days. That is difficult. To doubling GDP in 5 years also, it is difficult, but these are very easy things, and you don't require much money. 1000 2000 crore is enough for doing this, and which is way less than the 3 lakh crore we spend on subsidies. So poor justice system is also one of the reason, because if you find if you buy some antibiotics and those are faulty and they cause a reaction inside your body, you can claim compensation, but to claim compensation you have to go to court, and court will take 5 to 10 years. So that is uh, justice denied for an individual who is buying those antibiotics. So solution could be Ayush. Under Ayush, what you are thinking, you are not actually taking medicine. If you are ill, you don't go and take medicine there. Ayush is a system. It is a collaborative system of multiple agencies working here. They will ask you to do physical exercise. Okay, they will ask you to have good food. They will ask you to lead a moral life. They will ask you to live with nature. Okay, so it is a complete therapy for human being. They don't, if even if they are giving you medicine, they will give you medicine. They will say that you have to eat the extract of tulsi, okay, those kind of thing, adrak. They will ask you to do those, ginger, etc. But in this case, in allopathy, you just go to a doctor and they give you medicine. They give you some chemical and you have to eat those chemicals. In this case, in Ayush, they try to create a holistic environment of treatment. And other than this, guidelines should be provided to doctor and pharmacist to not give drugs without prescriptions, or not give scheduled drug or drug having red lines over them. And we also have National Antimicrobial Resistance Research and Surveillance Network under ICMR, Indian Council of Medical Research. So this is for surveillance of antimicrobial resistance in India. Third cause is poor infection prevention and control of sewage effluent, pharmaceutical and hospital effluent in sewage. So if there is a effluent which is flowing in sewage which contain antibiotic, so these will come in contact with the virus, bacteria, and if they are coming in frequent contact, they will develop antimicrobial resistance. And if they are developing, they will, through water, food, or some other medium, they will enter into our body. So to manage that, we have to clean environment, and good sanitation, these are related to society aspect. So clean hygienic practices, clean food, so these kind of things. That's why we have Swachh Bharat Abhiyan, because it is related to society. In Indian society prior to 2014, we have less than 50% of the households had toilets. So that needed to be changed, and we try to change that by Swachh Bharat Abhiyan, and we are quite successful. We have achieved that almost 100% of with success rate. So that kind of thing means antimicrobial resistance is related to society. So we need societal solution, and clean Ganga mission, clean Kaveri mission, Godavari, all these things are to manage this aspect of antimicrobial resistance. Okay, then the fourth point and the last point would be animal husbandry. So we are using excessive antibiotics in animal husbandry. That is colistin. Colistin is an antibiotic used for infections in in poultries, fishes, other livestock. It is used at a rampant scale. So what happen if you are using it at a rampant scale? It will obviously develop antibiotic resistance. Okay, I'm using the two terms interchangeably: antimicrobial resistance and antibiotic resistance. Antimicrobial resistance include antibiotic resistance also, antiviral resistance also, antiparasite resistance also. Okay, so antimicrobial is a bigger term which we already have discussed in our introduction. So the cause is we need food. We need food for large population. We have high population, we need food. So we try to boost our chicken, dairy, fish. So we are more concerned with the quantity. We are not concerned with quality. Okay, so that needs to be changed, and that is a societal aspect. So how we can change? Population control measures of human being. Plus government also banned colistin in 2019. Government banned it. And other than this, there is also a concept called One Health concept, which is promoted by WHO, which says that human beings are not a isolated persona in an ecosystem. They are related to, they have an interconnection to animal, plant. So we have to create a healthy
environment for health, in which health of animal, plant and environment is ensured. Means you cannot remain healthy if environment is polluted. You cannot remain healthy if the plant around you are diseased. Okay, that will also impact you. And if animal around you are have disease, that will also impact you. For example, coronavirus, it came from animal, so it is not a human virus, it came from animal, so it is called zoonotic. That's why 50 to 60% of the infection in human being are zoonotic. They are coming from animal. So we have to care about everyone, then only we can be secure in ourselves. So good of individual is enshrined in good of others, that philosophy. And at the end, we have to conclude it by saying that the spread of antimicrobial resistance is deeply ingrained in social and cultural aspect of human beings, so require multidisciplinary, multi-sectoral initiative. So now we have discussed it. So thank you very much.